Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात हमेशा ही कहती हूँ बनती ही नहीं है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका रोल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये क्या है? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए थे, आप लोगों ने मेरे साथ धमाकेदार तरीके से पार्टिसिपेट किया था, आंसर दिए थे। ठीक है, और बहुत अच्छे सही आंसर भी दिए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले आपको क्या करना है? अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लाइक कर देना है, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। कमेंट करना है यस मैम वी आर रेडी, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करें। स्टार्ट करें, बढ़े आगे, बिना टाइम वेस्ट करें। हम आगे क्या करते हैं भाई? बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन। भाई ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? फटाफट से बता दो ऑर्बिटल प्लेन। बोलेंगे मैम ये पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं समझती हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कि ध्यान में नहीं आ रहा होगा, बट इट्स ओके, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। क्या लगता है आपको ऑर्बिटल प्लेन से? याद आ गया? माइंड में याद आ गया? चलो देखते हैं क्या होता है ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन formed by the orbit is known as orbital plane। ऐसा प्लेन जो ऑर्बिट फॉर्म करता है उसे ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे प्लेन एरोप्लेन नहीं, कैसे? देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे ना। हम क्या बनाएंगे? हम अपने ऑब्वियसली ग्लोब को बनाएंगे, अर्थ को बनाएंगे। ये हम देखिए, ये हमने क्या बनाया भाई? ये बहुत जरूरी है, हमने इक्वेटर की लाइन बना ली। सबसे पहले हम यही बनाते, बराबर नहीं बनी है, ये पार्शियलिटी करी, बराबर नहीं बनी। ये 0 डिग्री की इक्वेटर की लाइन है। क्या ये 0 डिग्री की इक्वेटर की लाइन है? ठीक है, इक्वेटर की लाइन है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमने देखा था यहाँ से एक लाइन, हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे जा रही है। इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? इस लाइन को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमने एक्सिस की लाइन बना दी। एक्सिस की लाइन बनाने के बाद अब ऑर्बिट कैसे प्लेन फॉर्म करता है वो हम बना देंगे। चलो ग्रीन कलर से, ये है हमारा ऑर्बिट प्लेन। ग्रीन कलर से ये हमारा, यहां भी लिख देती हूँ, यहां भी लिख देती हूँ, बट मैं लिखूंगी येलो ही कलर से इसको। ये हमारा ऑर्बिट, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है ना? ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है। ये भी वही है, यहां से ऐसे जा रहा है ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन ऑर्बिट फॉर्म करता है वो होता है ऑर्बिटल प्लेन। इस तरीके से फॉर्म होता है। याद आया? हमने कुछ बनाया था, फिर हमने ये भी बनाया था कुछ एंगल। अगर आपको याद आ रहा हो हम किस कलर से बनाए, चलो व्हाइट कलर से बना देते हैं। हमने देखा था कुछ एंगल, ऐसे एंगल, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? जिसको हम नाम दे रहे थे 66.5 डिग्री। कुछ हम उस एंगल को बोल रहे थे कि 66.5 डिग्री का एक एंगल क्रिएट हो रहा था। क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, सन की तरफ ऐसे टिल्ट रहता है, थोड़ा सा अर्थ हमारा टिल्ट रहता है बेसिकली। अब क्यों टिल्ट है? तभी तो समझ में आ रहा है, नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तभी तो पता चल रहा है कि हाँ अर्थ टिल्टेड है। अदरवाइज हम ऐसा नहीं बनाते। अदरवाइज हम ऐसा बनाते कि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे सब कुछ बराबर है, सब कुछ लेवल पे, ये नॉर्थ ये साउथ। बट नहीं, अर्थ रियल में हमारा ऐसा है, ऐसा है हमारा अर्थ टिल्टेड। तभी हम अगर देखते हैं, आपने ग्लोब सेकंड चैप्टर पढ़ा था, हमने ग्लोब पढ़ा था, तो हमने देखा था ना ग्लोब कैसा टेढ़ा था, यहाँ से ऐसे में निडल गई हुई थी, थोड़ा सा टेढ़ा था। इसीलिए ही था क्योंकि रियल में अर्थ टिल्टेड है, तो इसीलिए टिल्टेड होने के कारण यहाँ से ऐसे ऑर्बिटल प्लेन ऐसे जाता है और ये एक्सिस के साथ ऐसे इंटरसेक्ट होके 66.5 डिग्री की लाइन वो बनाता है, एंगल बनाता है। तो प्लेन क्या है? जो प्लेन फॉर्म करता है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट हमने देखा था ना, जब अर्थ क्या होता है सन के आसपास राउंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ऑर्बिट पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट मतलब पाथ बोलते हैं, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं। आया समझ में? तो वही जो पाथ, ये जो है प्लेन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट फॉर्म करता हो, जो कौन फॉर्म करता हो? ऑर्बिट। ऑर्बिटल प्लेन पूछा है ना, तो ऑर्बिट फॉर्म करता हो। आ गया समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दिया आपने? चलो कर ही दिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ
व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है ये आपको बताना है, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। क्या याद आ रहा है किसी को कुछ ना कुछ, कि भूल गए हैं? आया कुछ ना कुछ याद, कुछ भी थोड़ा बहुत? चलो देखते हैं। ये हमने बना देते हैं, हमारा अर्थ बना देते हैं, अर्थ बना दिया। ये हमने बना दिया अपना, नहीं इसको ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से हमने ऐसे इसको कर दिया। ऐसा क्यों है अभी हम समझेंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा अभी हम समझेंगे। ये अभी कोई एक्सेस की लाइन नहीं, इसको क्या है हम समझेंगे। ये हम सन बना देते हैं यहाँ पे, ओके। सन बना देते हैं। सन की रेस पड़ रही है बढ़िया सी, काफ़ी ज़्यादा भारी रेस हो गई, थोड़ी पतली रेस कर देते हैं। सन की रेस पड़ रही है ऐसे, ये सन की रेस आड़ी टेढ़ी जैसी भी जा रही है, डायरेक्ट भी जा रही है, सन की रेस इस एरिया में पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है। जब इस एरिया में सन की रेस पड़ रही है तो क्या यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डे होगा, क्या यहाँ पे डे चलेगा, डे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट होगा। जब हमारे पास सन होता है तो हमारे पास डे होता है कि नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल हमारे पास डे होता है। जब सन की रेज हमारे पास नहीं होती, नहीं पहुंचती, या सन नहीं रहता उस टाइम पे, नहीं दिखता, तो क्या होता है उस टाइम पे? रात होती है कि नहीं होती? तो ऐसे ही इस एरिया में पूरा सन की रेस पड़ रही तो डे एरिया है, और ये वाला हाफ एरिया नाइट में, क्योंकि सन इस तरफ है। मतलब मेरा इस तरफ अगर सन की रेस पड़ रही है तो ये एरिया जो मेरा अर्थ का है वो कैसा रहेगा? डार्क, मतलब ब्राइट रहेगा, बिल्कुल ब्राइट, ब्राइट हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल ब्राइटनेस दिखेगी, क्योंकि सन की रेज है। इस तरफ पूरा डार्क रहेगा। अब ये जो बीच का ऐसा डिवीजन एक दिखाता है, इस तरफ डे इस तरफ नाइट, जो बीच का डिवीजन दिखाता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन जा रही है, इसी लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखें आगे इसमें क्या लिखा है, देख लें। चलो ये समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं, अब इसको पढ़ते हैं। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द लाइन दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। ग्लोब में जब डे और नाइट को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आया समझ में? अच्छे से आ गया ना? जब अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको लाइक कर देना चाहिए। ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे डाउन, लाइक कर देना चाहिए, लाइक का बटन दबा देना चाहिए। आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन में। जी हाँ, व्हाट इज अर्थ डे? ये अर्थ डे क्या होता है हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से जब हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे थे। तो आप बता दीजिए अर्थ डे क्या होता है। याद आया किसी को थोड़ा बहुत भी? चलो देखते हैं क्या होता है अर्थ डे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। कौन सा पीरियड ऑफ रोटेशन? क्या होता है रोटेशन? जब अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे मूव करता है। डे एंड नाइट अगर होता है ना, 24 आवर्स का टाइम रहता है ना। कितना टाइम रहता है? 24 आवर्स लगाता है, यानी 1 डे लगाता है कि नहीं लगाता? यानी 1 डे लगाता है कि नहीं लगाता? जी हाँ 1 डे लगाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं अर्थ डे। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे अर्थ डे। आगे समझ में? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते। Now, what path the Earth takes to move around the sun? हमने देखा था ये सन है, सन के आसपास सारे प्लेनेट ऐसे अपने ऑर्बिटल प्लेन में ऐसे 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 मूव होते रहते हैं, ऐसे मतलब अपने ऑर्बिटल पाथ में ऐसे मूव होते हैं। तो ऐसे ही मानो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, ये समझ लीजिए, ये आप मान लीजिए, ये ब्लू से कर देती हूँ, अर्थ ऐसे जा रहा है। जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, मानो अर्थ ऐसे मूव कर रहा है, ये सन के आसपास, ये सन है, सन के आसपास अर्थ मूव कर रहा है। तो इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। ये जो आप, क्योंकि आपको समझ में एकदम से ना आए कि किस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी पाथ को क्या बोलते हैं? हमने देखा था कुछ बोलते हैं, क्या हम उसे ऑर्बिट पाथ बोलते हैं या एलिप्टिकल बोलते हैं? कुछ याद आया हमने एलिप्टिकल नाम से? तो क्या बोलते हैं उसको? द अर्थ टेक्स इलिप्टिकल पाथ टू मूव अराउंड द सन। जिस पाथ में अर्थ ऐसे मूव करता है ना सन के आसपास, उस पाथ को हम बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। क्या पाथ बोलते हैं हम उसे? इलिप्टिकल पाथ। मेरे साथ अभी के अभी कमेंट में लिखो कि जिस पाथ में अर्थ सन के मूव करता है उसको हम इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। आई होप याद आ गया होगा। बढ़ जाए आगे? हाँ जी बढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो और सीखेंगे आप। What angle is made by the axis of the earth with its orbital plane? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल बनाया था, बहुत अच्छे से समझा था, याद करो, उसी को याद करो। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑर्बिटल प्लेन की
प्लेन को डिस्कशन किया था तो मैंने आपको पूरा डायग्राम ऐसे बना के बताया था। तो याद करो उस डायग्राम में कुछ एंगल हमने देखा था कि कितने डिग्री का एंगल था। याद करो कितने डिग्री का था, क्या 23.5 डिग्री का था। चलो इसको, इस कलर को हटा दूं, दूसरे कलर को लिख देती हूँ दूसरे कलर से। कौन सा था, क्या 60.5 डिग्री था, 63.5 डिग्री था, 66.5 डिग्री था। चलो मैंने आपके लिए बता दिया। अब 3 में से आपको क्या लगता है कौन सा आपका सही आंसर होगा। याद करो, अब तो देख के कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा, याद आ रहा है कितने एंगल का जो बोल रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बेसिकली बोलते हैं एंगल बनता है, वो एक्सिस के साथ मिलके ऑर्बिटल प्लेन के साथ मिलके एक्सिस बनाता है। कैसे बनाता है ये देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है हमारा, टेढ़ा ही बन गया। इक्वेटर की लाइन बहुत ज़रूरी है बनाना। इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। दैट मीन्स ये एक्सिस की एक इमेजिनरी लाइन है। क्या एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है? जी हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक्सिस की लाइन है, ये एक्सिस हो गया। लिख दूँ मैं, लिख दूँ? रोकोगे तो नहीं, नहीं रोकोगे। चलो अब यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इसका अलग कलर से बना लेते हैं। कोई आपको, मैं नहीं चाहती कंफ्यूजन हो, व्हाइट से बना लेते हैं। ये हमारा है, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, जा रहा है ऑर्बिटल प्लेन की लाइन। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह, चले यहीं लिख देती हूँ, ऑर्बिटल प्लेन। ये भी है ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल बन रहा था, एक्सिस हमसे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझो तब ये देखेंगे डायग्राम। इसको अभी हटा देते, इस पर फोकस मत करो, इसको चलो आपने जिसको याद आ गया होगा उसने बता दिया होगा, इसको हटा देते, नहीं तो आप दोनों तरफ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं चाहती आपको कोई कंफ्यूजन हो। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इक्वेटर की लाइन बना दी। ये एक्सिस नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो इमेजिनरी लाइन जोड़ती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, हम अच्छे समझते हैं। ये ऐसे क्रॉस कर रहा है नॉर्थ एंड साउथ को, एक्सिस की लाइन है। अभी क्या बोल रहा है, एक्सिस की लाइन, एक्सिस जब ये एक्सिस किसके साथ बना रहा है मिलके, किसके साथ, ये विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो याद रखना, हम दो चीज को फोकस करेंगे। पता चला आप इक्वेटर की लाइन, ये येलो लाइन को देख रहे हो, इसको नहीं देखना। हमसे सिर्फ दो बोला है, हमें एक्सिस पे फोकस करना है, हमें ऑर्बिटल प्लेन पे फोकस करना है। तो ऑर्बिटल प्लेन तो ऐसे जा रहा है और एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो इसी एंगल की बात हो रही है। ये जो एंगल है ना, यहाँ से ये जो एंगल है, इसको कौन से कलर से करूं, चलो मैं इसको येलो से कर देती हूँ। ये जो एंगल इतने से इतना जो बन रहा है, ये कौन सी कितना, मतलब थोड़ा सा मेरा इक्वेटर टेढ़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो यही वाला एंगल, इसी एंगल को क्या बोल रहे हैं, इस एंगल को क्या आएगा, क्या ये 60 डिग्री आएगा जो मैंने ऑप्शन में दिया था, 66.5 डिग्री होगा या 63.5 डिग्री होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एंगल जो रहता है, ये एंगल रहता है 66.5 डिग्री का एंगल। कितना रहता है, 66.5 डिग्री का एंगल। याद रखना, ये एक्सिस लाइन ऐसे जा रही है, एक्सिस लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसे जाती है, जोड़ते हुए जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ऑर्बिटल प्लेन की लाइन ऐसे डायरेक्टली ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ऐसे एंगल पे, और ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रही है, ये ग्रीन और ये मतलब एक्सिस, और जब ये ऑर्बिटल प्लेन की लाइन वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो 66.5 डिग्री का प्लेन बना रही है, एंगल बना रही है। 90 डिग्री का कब बनाती, 90 डिग्री का जब बनाती जब अर्थ मानो सीधा होता, अर्थ क्योंकि टिल्टेड है, अगर सीधा होगा तो बिल्कुल बराबर पे आ जाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये जो एंगल है पूरा प्रॉपर, ये जो यहाँ टेढ़ा जा रहा है ना, पूरा फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। आ गया समझ में? तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर रहेगा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ मिलके 66.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आया समझ में? अच्छे से आ गया तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम बढ़ेंगे अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। मजा आया ना? अच्छे से समझ में आ गया ना? चल, Why do areas near poles receive less heat? ऐसा क्यों होता है, जो पोल्स के पास का एरिया है वहां पे लेस हीट आती है? इतना भेदभाव क्यों? पोल्स वाला एरिया कौन सा है, ये हो गया ना, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो भाई इन एरियाज में, इन्हीं एरियाज की बात हो रही है कि भाई लेस हीट क्यों होती है, ऐसा क्यों है, इतनी पार्शियलिटी क्यों करता है सन कि इनके पास लेस हीट होती है। हमारा सन है, यहाँ तो अच्छी बढ़िया रेस दे रहा है, बढ़िया सी रेस दे रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब यहाँ पे लेस हीट हो रही है, समझ में आ रहा है लेस हीट क्यों हो रही है? अब आप समझो, मैंने रेस भी बना दी, अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेस क्यों हो रही है? यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है, सन है ये, ठीक है, ये सन है, कुछ और मत समझ लेना कि आप सोचो ये क्या बना दिया मैम ने, किसी का फेस का ऐसा शेप बना दी, नहीं, ये सन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब दोनों पोल्स की बात हो रही है कि दोनों पोल्स में कम हीट क्यों होती है।
और इन एरिया में बड़ी हीट होती है। क्यों? क्योंकि सन की आप डायरेक्ट रेज देख रहे हो, जब डायरेक्ट रेज सन की पड़ेगी तो हमें भी कितनी तेज धूप लगती है, लगती है कि नहीं लगती? जब सन जो हमारे बिल्कुल सर पे होता है नून के टाइम पे तो कितनी तेज धूप होती है। बट जब मॉर्निंग का टाइम हो, जब इवनिंग का टाइम हो तो सन की रेस टेढ़ी टेढ़ी आती है, तिरछी आती है, तो हमें इतना गर्म नहीं लगता। तो ऐसे ही सेम सेम विद द पोल्स, कैसे कि सन की रेस स्लैंट हो जाती, कैसी हो जाती है? थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती, स्लैंट हो जाती है। इसको रुको, कैसी हो जाती है? स्लैंट हो जाती है। स्लैंटिंग रेस टेढ़ी हो जाती है, कैसी रेस के कारण? स्लैंटिंग रेस के कारण, टेढ़ी रेस के कारण क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। आया समझ में? क्योंकि जब रेस टेढ़ी टेढ़ी जाएगी तो उतनी इंपैक्टफुली पहुंच नहीं पाती। देखा ना हमने, टेढ़ी जा रही, ऐसे ऐसे जा रही, यहाँ पे डायरेक्ट जा रही, बट वहां पे जाने के लिए बेचारी को ऐसे जाना पड़ रहा है, ऐसे कुछ ऐसा ऐसा ऐसे फैलना पड़ रहा है, बेसिकली ऐसे फैलना पड़ रहा है। तो जब ऐसे फैलने में इतनी पावरफुल नहीं जितना डायरेक्ट जाएगी। आया समझ में? इसीलिए क्या होता है कि जो पोल्स का एरिया है वहां पे लेस हीट रिसीव होती है। देखो यहाँ लिखा है ना, इसको हटा दूं, चलो हटा दिया। The areas near poles receives less heat because of the sun rays are slanting at the poles। क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, जो एरिया होता है किसके पास का? पोल्स के पास का जो एरिया होते हैं उनमें हीट मतलब लेस हीट इसलिए आती है क्योंकि सन की जो रेज है वो टेढ़ी होती है, स्लैंट हो जाती है पोल्स में। आ गया समझ में? पोल्स में स्लैंट हो जाती है। पोल्स दो है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल। आया समझ में? अच्छे से आ गया ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। नेम द टू मोशंस ऑफ द अर्थ। ये तो बहुत इजी है, इसलिए कोई डायग्राम कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वही है। अगर आप ये नहीं बता पाओगे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो हमसे टू मोशंस पूछा है, फटाफट से वो दो मोशन बता दो आप अर्थ के कौन से हैं। याद आ गया? क्या है? रोटेशन है और दूसरा रिवॉल्यूशन है। रोटेशन जब अर्थ अपनी जगह पे ऐसे ऐसे एक्सिस पे मूव करता है वो रोटेशन हो जाता है। जब सन के आसपास अर्थ पूरा ऐसे रिवॉल्व होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो कौन से होते हैं? द टू मोशंस ऑफ द अर्थ आर, पहला रोटेशन, सेकंड है हमारा रिवॉल्यूशन। आया समझ में? किस किस का सही था? सबका सही होगा, ये तो सबका सही है ना। चलो फिर तो लाइक कर दो, जब सबका सही हो रहा हो तो लाइक कर देना चाहिए। What are the seasons on the earth? वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है पहले से भी, ये हमने नहीं भी पढ़ा हो तो भी हम नोटिस करते हैं कि कुछ सीजन, कुछ मौसम आते हैं। तो हमें बताइए, आप कमेंट में बताइए फटाफट से, बहुत इजी, कि क्या क्या सीजन आप देखते हैं अर्थ में, क्या क्या सीजन अकर होते हैं, बता दीजिए फटाफट से। चलो बता दिया, कर दिया होगा कमेंट, फटाफट आप लोग करते ही हर काम फटाफट से। तो क्या हो जाता है हमारे, जैसे विंटर हो जाता है, समर हो जाता है, ऑटम, स्प्रिंग। तो देखते हैं क्या है सीजन जो होते हैं, जैसे विंटर आ गया, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। तो ये सीजन अकर होते हैं हमारे अर्थ में। वही हम बोलते हैं गर्मी, ठंडी, पतझड़ का मौसम, बसंत ऋतु का मौसम। आ गया समझ में? लिख दिया सबने? लिख दिया होगा। चल, वॉट इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ? अगर हम बात करें डेली की, हमने मोशंस तो दो पढ़ लिए अर्थ के, दो मोशंस तो हमने पढ़ लिए, हमने रोटेशन पढ़ लिया, हमने रिवॉल्यूशन पढ़ लिया। बट ये डेली, जो डेली करो, जिसमें हम डेली चेंज दिखे, डेली में बहुत टाइम या महीनों, साल या हफ्तों में नहीं, डेली जो चेंज, बिल्कुल आज चेंज फिर कल भी चेंज, तो वो कौन से मोशन में होता है? क्या वो रोटेशन में होता है या वो रिवॉल्यूशन में होता है? देखिए रोटेशन में तो हमने देखा था, रोटेशन तो डे एंड नाइट के लिए होता है। रोटेशन किस लिए होता है? रोटेशन होता है डे एंड नाइट के लिए, और रिवॉल्यूशन होता है ईयर के लिए। तो अब बताइए, डे एंड नाइट रोज हो रही है कि नहीं हो रही? क्या डे एंड नाइट डेली अकर हो रही है कि नहीं हो रही है? जो डे एंड नाइट है, डेली की बात है, तो डे एंड नाइट डेली अकर हो रही कि नहीं हो रही? या ईयर, या साल जो बदलता है, जो ईयर होता है वो डेली हो रहा है? नहीं ना, ईयर डेली नहीं हो रहा ना, साल कभी डेली चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ, डे एंड नाइट जरूर डेली चेंज हो रहे हैं। तो डेली मोशन और डे एंड नाइट कब होता है? जब अर्थ ऐसे ऐसे करता है, ये वाला मोशन करता है, और ये वाला मोशन कौन सा होता है? बताओ, रिवॉल्यूशन बोल रही हूँ ना मैं, रिवॉल्यूशन निकलने वाला था मेरे मुंह से, वो होता है रोटेशन। क्या होता है वो रोटेशन होता है। एक्साइटमेंट में देखो रिवॉल्यूशन निकलने वाला था, इतने अच्छे समझा रही हूँ, और मुंह से रिवॉल्यूशन निकलने वाला था, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोटेशन। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, आप लोगों ने लगा दिया होगा। जिसको नहीं आया समझ में, तो अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चल। On which 2 days the sun rays fall direct
ऑन द इक्वेटर। ऐसे कौन से वो 2 दिन हैं जब क्या होती है, जो सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्ट आती है। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री की लाइन रहती है इक्वेटर, हाँ जी बिल्कुल रहती है, ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, ये हमारा इक्वेटर है। लिख देती, नहीं चलो यहाँ नहीं लिख रही, यहाँ लिखूंगी तो आपको लगेगा कि इक्वेटर, ये जो लाइन जा रही है ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, लिख दिया। चलो मैंने, वैसे तो आपको पता ही है बट लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, सन की, ये जो हमारे सन है इनकी ऐसे डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही है, ऐसे इस एरिया में सन की डायरेक्ट रेज इस एरिया में पड़ रही है, इक्वेटर में पड़ रही है। तो ये कौन से 2 दिन होता है, हमसे पूछा है ना विच 2 डेज, वो ऐसे कौन से 2 दिन होते हैं जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर में पड़ती है। तो फटाफट से बता दो कौन से 2 दिन है। क्या वो 21 मार्च होता है, क्या वो 21 जून होता है, या वो 23 दिसंबर होता है, या 22 दिसंबर, या 23 सितंबर होता है। फटाफट से बता दो। याद आ गया? अब हमने देखा था 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या देखा था हमने देखा था 21, क्या देखा था हमने देखा था 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या हमने देखा था? 21 मार्च और 23 सितंबर। फिर हमने क्या देखा था इसमें कि कभी ऑटम सीजन होता है। अगर हमने देखा था कि नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चलता है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो रहा होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो रहा होगा। क्यों? दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, रहेंगे तो उल्टा। चाहे आप हमें इक्वल डे नाइट दे दो, रहेंगे काम तो हम उल्टा ही करेंगे, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के जैसा हम कोई काम नहीं करने वाले। तो समझ में आया? तो वो कौन से 2 दिन है हमसे पूछा है, तो वो जो 2 दिन है यहाँ देखते हैं। वो 2 दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर। आया समझ में? मैंने जो बनाया था 21 मार्च और 23 सितंबर। कब होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब डायरेक्ट रेज, जब क्या होता है ना, सन की डायरेक्ट रेज जो अभी मैंने ड्रॉ करी थी, किस पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है। किसी पोल्स, मतलब कोई भी पोल सन की तरफ ऐसे झुका हुआ नहीं होता, सीधे इक्वेटर पे डायरेक्टली रेज पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। उस दिन इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, और वो 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर में होता है। याद आ गया? आगे बढ़े, चल। अब हमारे आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पहले आप अपना फटाफट से शॉर्ट स्पैन टाइम लेते हुए, शॉर्ट कुछ नैनो सेकेंड्स लेते हुए लाइक कर दो। कर दिया लाइक? आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड हैव हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही ना करे? आप खुद सोचिए, आप अपना जो है कॉमन सेंस यूज करिए कि अर्थ रोटेशन क्या होता है। रोटेशन जो एक्सिस पे अर्थ मूव करता है, डेली मोशन होता है। जो किस लिए होता है? ये रोटेशन पूछा है ना, रोटेट ना हो, जो किस लिए अकर होता है? डे एंड नाइट के लिए, जो डे एंड नाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब मानो इसमें पूछा है रोटेट ही ना करे, तो ये डे एंड नाइट से आप करिए। क्या डे एंड नाइट होगी टाइमली? आपको क्या हमेशा दिन नहीं मिलेगा या हमेशा रात नहीं मिलेगी? अगर ऐसा कुछ हुआ, आप खुद सोचिए, अगर अर्थ जो है मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, तो क्या सिर्फ दिन रहेगा? तो चल जाएगा आपको गर्मी समर, बिल्कुल ही गर्मी हीट चल जाएगी, या नाइट चल जाएगी डार्कनेस और बिल्कुल ठंडी, एक जैसा बिल्कुल अंधेरा भरा मौसम, अंधेरा भरी जिंदगी चल जाएगी? नहीं ना। तो यही है कि भाई क्या होगा, पूरा या तो अंधेरा रहेगा या तो उजाला रहेगा अगर रोटेट नहीं करेगा। तो देखते हैं, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट देन द अर्थ वुड हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस एंड लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। क्या रहेगा भाई? अगर अर्थ क्या करेगा? रोटेट नहीं करेगा, यही बोल रहे ना। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा देन द अर्थ वुड हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस एंड लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस रहेंगी, बहुत ही बुरी कंडीशंस रहेंगी, और सर्वाइव करना, जिंदगी का चलना, जिस के लिए हम बोलते हैं ना अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, उसमें सर्वाइवल पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? देखते हैं। द पोर्शन बिफोर द सन वुड हैव रिमेन द सेम एंड कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस डे। अगर जो पोर्शन है सन के सामने रहेगा, फॉर एग्जाम्पल है मैं अर्थ हूं, सन है, अगर मेरा यही पोर्शन लगातार रोज सन के सामने रहेगा तो टैनिंग नहीं हो जाएगी, यहाँ पे हीट नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा समर गर्मी नहीं रहेगा, एक्सट्रीम सिचुएशंस बहुत ज्यादा बेकार नहीं रहेगी। अब जब इतनी ज्यादा गर्मी रहेगी तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? सन के पास डायरेक्ट बार रेस पड़ती रहेगी, डायरेक्ट सन के सामने रहेंगे रोज बिल्कुल बिना किसी चेंज के, तो क्या ये पॉसिबल है?
जीना सर्वाइवल पॉसिबल है। ऐसे ही ये तो पॉसिबल नहीं है, साथ में अगर यहाँ भी नाइट रहेगी, पूरे टाइम डार्कनेस ठंडी नाइट रहेगी, तो क्या यहाँ भी सर्वाइवल पॉसिबल है? इस पोर्शन में भी सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? सन के सामने वाला पोर्शन हो या सन के सामने जो पोर्शन नहीं है वो हो, दोनों में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी। आया समझ में? तो वही वो कह रहे हैं, जब पोर्शन the portion before the sun would have remained the same and continuously experienced day, कंटिन्यूसली लगातार डे 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 एक्सपीरियंस करेगा। ऑन द अदर हैंड द पोर्शन ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सनलाइट वुड हैव एक्सपीरियंस नाइट कंटिन्यूसली। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो दूसरा पोर्शन है, जो अर्थ से दूर का पोर्शन है, जो सनलाइट है, वो एक्सपीरियंस क्या करेगा? मतलब अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो अर्थ का पोर्शन नाइट, पूरे टाइम नाइट ही नाइट रहेगी, रात ही रात रहेगी। क्या आपको चलेगा? पूरे टाइम रात ही रात चलेगा? फिर आपको डर नहीं लगेगा? फिर आप हॉरर मूवी मतलब कभी देखोगे ही नहीं। मतलब नाइट का टाइम रहेगा, आपको लगे तो दिन रात हमेशा नाइट रहनी है। तो मैं तो ये सोचता था डे होता तो मैं डे में जो है हॉरर मूवी देखता और नाइट में चुपचाप सो जाता, बट यहाँ पूरे टाइम ही नाइट नाइट है, तो हॉरर मूवी देखने की हिम्मत ही नहीं होती। या डे रहेगा पूरे टाइम, तो आप क्या बिल्कुल घूमने जा पाओगे बिल्कुल भरे दोपहरी में, दिन में? तो क्या है, अगर जो सन के सामने वाला पोर्शन है तो क्या रहेगा उस टाइम? डे डे रहेगा, और सन के साइड वाला जो सन के सामने नहीं है वो पोर्शन में नाइट नाइट रहेगा। इसीलिए बोला है रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंडीशन कब होगी? जब रोटेशन नहीं हुआ तब। The portion with continuous day would have very high temperature and portion with continuous night would have very low temperature. Understood है? Understood है। जो पोर्शन, क्या लिखा है, इससे करते हैं। The portion with continuous day would have very high temperature and portion with continuous night would have very low temperature. मतलब ऐसी कंडीशन क्या बोला है? हमें बोला है ना कि अगर सन के सामने जो पोर्शन रहेगा तो डे टाइम तो रहेगा, ठीक है, बट अगर डे टाइम रहेगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी बहुत हाई रहेगा, मतलब पूरे टाइम टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। अब इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना पॉसिबल है? लगातार टेम्परेचर लो ही नहीं हो रहा, बट हाई 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 टेम्परेचर नॉट एट ऑल पॉसिबल। और जो सन के साइड वाला पोर्शन नहीं है, जो सन से दूर है, जो सन की तरफ नहीं है, तो साइड लो टेम्परेचर रहेगा, मतलब अंधेरा अंधेरा रहेगा, तो ठंडा रहेगा, तो बिल्कुल लो टेम्परेचर चलेगा नहीं? चलेगा ना। तो इसीलिए जो बोला है, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो ऐसी बुरी कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दो फटाफट से, क्या कर दो? लाइक कर दो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीप ईयर। हमें इंपॉर्टेंस बतानी है लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है? हम देखते हैं ना, लीप ईयर वो होता है, क्या होता है लीप ईयर? लीप ईयर होता है जब 366 डेज होते हैं। तो हमें 366 डेज की क्या बतानी, इंपॉर्टेंस बतानी है। जब 366 डेज होते हैं तब लीप ईयर होता है, ठीक है। और 365 डेज होते हैं तो नॉर्मल जो साल हमारा चलता है वो होता है। हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। The movement of the earth on its axis around the sun takes 365 days, 1 year and 6 hours to revolve once around the sun. जब अर्थ मूव करता है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में, अराउंड द सन, सन के आसपास, देखिए क्या होता है ना, जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो अपने एक्सिस पे भी मूव करता रहता है। हमने देखा था, ये मत सोचिएगा कि एक्सिस में मूव करने के लिए एक अलग टाइम लेता है, एक अलग दिन चुनता होगा, बाकी 365 डेज का टाइम जो रिवॉल्व करने के लिए वो अलग चुनता होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर सन ऐसे ऐसे घूम रहा है ना अपने रोटेशन में, अपने एक्सिस में, तो इसके साथ साथ वो आसपास भी चक्कर मार रहा है। जैसे आप ये समझ लीजिए, आप कोई पोल है, उसके आसपास आप राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, तो उसके आसपास राउंड एंड राउंड घूमने के साथ साथ आप अपने एरिया में भी ऐसे ऐसे भी घूम रहे हैं। तो यही बात हो रही है किसके बारे में? अर्थ के बारे में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन टेक्स 365 डेज, 1 ईयर एंड 6 hours टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। समझ में आया? मतलब जब पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम लेता है ना, तो वो कितना ले जाए? 365 डेज प्लस 6 hours, लिखा है ना। 365 डेज यानी 1 साल मानते हैं, और 6 hours जब वो रिवॉल्व कर लेता है अराउंड दी सन। कौन, किसकी बात हो रही है? अर्थ की बात हो रही है, वो अपने एक्सिस पे भी मूव करता है। वी इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड कंसिडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। अब हम किसकी इंपॉर्टेंस जान रहे हैं? हम ये नहीं जान रहे कि 365 डेज और ये सब, ये नहीं जान रहे हम ये जान रहे हैं कि लीप ईयर की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हमको ये पता चल गया, ये अच्छे से समझ लिया कि जब अर्थ क्या है, सन के रिवॉल्व घूमता है तो 365 डेज और 6 hours लेता है। ये हमने बहुत अच्छे से जान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। बट हम क्या करते हैं? हम इग्नोर करते हैं। वी इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम अपनी कुछ कन्वीनियंस के लिए, कुछ अपने सहूलियत के, अपने अच्छे के लिए, काम के लिए, बात के लिए 6 hours को हम सेव कर देते। भाई ऐसा क्यों?
हमने बहुत अच्छे से देखा था क्यों हम 6 आवर्स को सेव करते, देखते हैं। एंड कंसिडर्ड अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज, और बस ये मान लेते हैं कि हमारा साल तो सिर्फ 365 यानी 365 डेज का है, और 6 आवर्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब कर दिया इग्नोर तो कर सकते हैं, देखते हैं आगे। सेव्ड 6 आवर्स एडेड टू मेक 1 डे। अब ये जो 6 आवर्स को ना ऐड करते हैं, 1 डे, अब आप ये समझिए जब 1 डे होता है तो इसका मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं कि नहीं होते, तो 1 डे से इनका मतलब है कि 24 आवर्स होने तक हम 6 को ऐड करते हैं। अब 6 को 24 आवर्स होने में कितने टाइम लगेगा, कितने साल लग जाएंगे, समझ लीजिए। मतलब 365 डेज प्लस 6 आवर्स 1 साल का हो गया, फिर 365 डेज 6 आवर्स दूसरे साल का हो गया, फिर 365 डेज 6 आवर्स तीसरे साल का हो गया, फिर 365 डेज 6 आवर्स 4th ईयर का हो गया। तो टोटल ये हो रहा है 24 आवर्स। क्या 6 प्लस 6 प्लस 6 24 आवर्स हो रहे हैं। 6 को हम 4 टाइम प्लस करें तो क्या 6 आवर्स हो रहे हैं, जी हाँ 6 आवर्स हो रहे हैं। हम इंटू करके भी ऐसे देख सकते हैं 4 ईयर के अकॉर्डिंग, तो 6 आवर्स हो रहे हैं, मतलब 24 आवर्स हो रहे हैं, हाँ यानी एक दिन बना रहे हैं। ठीक है, चलो बना लिया। ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, मतलब कितना टाइम लग जाता है ऐड करते करते 24 आवर्स बनाने में, 4 साल लग जाते हैं। ठीक है, चलो लग गए। दिस सरप्लस डे, अभी जो एक दिन आ गया, तो एक दिन आ गया यानी कितना हो गया, नॉर्मली हम 365 ले रहे थे, अब वो एक दिन क्या कर दिया हमने, इसमें प्लस कर दिया, तो यानी 366 डेज हो गए। तो अब इस एक दिन का ऐसा क्या करें, इस एक दिन का ऐसा क्या रोल है, इस एक दिन का, ये जो एक दिन हो गया 24 आवर्स से जो बन के आ गया, इससे बन के जो एक दिन आ गया, इसका क्या रोल है। तो यही बोल रहे हैं दिस सरप्लस डे, ये जो एडेड 1 डे है इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। यही जो एक्स्ट्रा डे है ना, ये जो सरप्लस एक्स्ट्रा डे, इसको क्या कर दिया, इसको फेब्रुअरी के मंथ में ऐड कर दिया। क्या कर दिया भाई, फेब्रुअरी के मंथ में ऐड कर दिया। इन एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल में फेब्रुअरी के मंथ में इस 1 डे को ऐड कर दिया जाता है। फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज इन स्पाइट ऑफ 28 डेज, और फेब्रुअरी कितनी हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है एज कंपेयर टू 28 डेज, मतलब 28 डेज के बदले। अब आया लीप ईयर की इंपॉर्टेंस। अब जिस साल कहते हैं ना फेब्रुअरी 29 डेज की होती है, तो उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्यों, क्योंकि 6 प्लस करते करते 24 बन जाता है, 24 आवर्स बन जाते हैं, और 24 आवर्स क्या बनाते हैं, एक दिन बनाते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है। अब वो एक दिन वेस्ट तो नहीं करेंगे, हमने संभाल के रखे थे बड़े प्यार से 6 आवर्स को, अब संभाल के जब वो एक दिन बन गए तो उनको यूज करेंगे ना, तो उन्हें 365 में प्लस कर देंगे, 366 डेज हो जाएंगे। बट वो एक्स्ट्रा 1 डे का क्या करें, कहाँ जोड़े, तो उसको फेब्रुअरी में ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मली फेब्रुअरी क्या होता है, 28 डेज का होता है, बट जब लीप ईयर आता है, जब 4th ईयर बाद जब वो 24 आवर्स को हम ऐड करते हैं, यानी एक दिन को ऐड करते हैं, तो फेब्रुअरी होता है 29 डेज का। आया समझ में, आ गया ना, अच्छे से आ गया ना। चल, Why does the whole earth not get day at the same time? ऐसा क्यों होता है कि सारी पृथ्वी, हमारा जो होल अर्थ है, क्या होता है, द होल अर्थ नॉट गेट डे एट द सेम टाइम, मतलब डे उसको सेम टाइम में क्यों नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों होता है, दिमाग की बत्ती चलाइए। कोई आइडिया आपको, एनी आइडिया, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कुछ सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैम क्यों बोल रही हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का, कोई तो रीजन होगा, देयर मस्ट बी सम रीजन। देखते हैं क्या रीजन है। It is because the rays of the sun are slanting due to Earth's inclined position and movement of the Earth. ऐसा क्या, हमसे क्या पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि सारे अर्थ को, जो होल अर्थ है, नॉट गेट डे एट द सेम टाइम, हर पूरे टाइम, मतलब डे क्यों नहीं मिलता, सब एक जैसा क्यों नहीं होता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे विंटर है तो वहाँ पे समर है, अगर यहाँ पे डे है तो वहाँ पे नाइट है, ऐसा क्यों होता है, एक जैसा क्यों नहीं रहता। ऐसा इसलिए, इट इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग ड्यू टू अर्थ इंक्लिनेशन। अब क्या होता है, जो अर्थ की रेज, जो सन की रेज है, वो क्या है, थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है, ड्यू टू द अर्थ इंक्लाइंड होता है, मतलब अर्थ क्या होता है, टिल्टेड है। ये ध्यान रखना, अर्थ क्या है हमारा, टिल्टेड है, तो जो सन की रेज है स्लैंट हो जाती है, क्या होती है, टेढ़ी टेढ़ी पहुंचती है। अर्थ अगर टेढ़ा है तो सन की रेज एकदम से एक जगह पहुंचेगी, दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा मुश्किलात पैदा होती है, मुश्किल होती है। द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, और अर्थ कैसा है, स्पेरिकल शेप का है। हमने देखा था ना अर्थ कैसा है, स्पेरिकल शेप का है, हमने MCQs में भी सॉल्व किया था और चैप्टर में भी पढ़ा था। So only half of it gets light from the sun at the same time. The portion facing sun experiences day while other portion experiences night. वही वाली बात होगी, अगर हम ऐसे बना दे कि भाई अर्थ स्पेरिकल शेप का है, तो ये पोर्शन में क्या रहेगी, ये पोर्शन में हमारी रहेगी नाइट, ये पोर्शन में हमारा डे रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सन है,
ये सिर्फ इसी यहीं पर ही रोशनी पहुंचा रहा है, सिर्फ यहीं पर ही सन की रेज आ रही है, सिर्फ इसी पोर्शन में आ रही है, यहाँ पोर्शन तक तो पहुंच ही नहीं पा रही। तो इसी कारण से जो है पूरे टाइम डे नहीं रह सकता, क्योंकि स्पेरिकल शेप भी है अर्थ का और सन की रेज क्या हो जाती है, अर्थ का टिल्ट भी थोड़ा टेढ़ा भी है, तो स्लैंट हो जाती है, पहुंचने में पहुंच नहीं पाती, तो इतने एरिया में रहता है। ये तो फिर भी मैंने स्ट्रेट अभी अर्थ बनाया है, बट हमको पता है टिल्टेड है, या आपके कन्वीनियंस के लिए, आपको समझने के लिए आया समझ में, क्योंकि अर्थ है स्पेरिकल शेप का है, तो एक ही साइड पहुंच पाती सन की रेज एक पोर्शन में, इसीलिए डे रहता है और दूसरी तरफ नाइट। सब जगह एक साथ एक जगह नहीं रह पाता है। आया समझ में? लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दो। चलो जब समझ में आ गया है ना, लाइक कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। When does the northern hemisphere have summer and why? ऐसा कब होता है जो नदर्न हेमिस्फीयर है? नदर्न हेमिस्फीयर ये है ना, नदर्न हेमिस्फीयर कौन सा हुआ? ये वाला, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नदर्न हुआ ना, ये इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री। आया समझ में? इसी क्या पूछ रहे हैं कि इसी नदर्न हेमिस्फीयर में द नदर्न हेमिस्फीयर हैव समर एंड वाई, मतलब क्यों होता है जब नदर्न हेमिस्फीयर को समर होता है और क्या रीजन है, हमें वो बताना है। देखते हैं। ऑन 21 जून, कब होता है ये? 21 जून को द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अब क्या होता है 21 जून को जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ साइड का एरिया है, ये सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सन की तरफ टिल्ट हो जाता है। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। 21 जून को क्या होता है? ऑन 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है भाई। These areas receives more heat because sun rays fall directly on the Tropic of Cancer। अब क्या होता है इस एरिया में? क्या होता है? सन की रेस पड़ती है। ऐसे में नॉर्थ साइड का एरिया, ऊपर का नॉर्थ नीचे का साउथ, तो नॉर्थ साइड का एरिया सन की तरफ है, तो यहाँ पे नॉर्थ साइड के एरिया में कौन सी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जाता है? इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता? याद है ना 23.5 डिग्री का हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। याद आ गया? चलो कैंसर जाता है, अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है? सन की रेस पड़ रही, सन की रेस डायरेक्टली यहाँ पड़ रही है। ठीक है। As longer portion of the northern hemisphere gets light from the sun, it is summer in the northern part of the equator। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर नदन का पोर्शन, जो नॉर्थ साइड का पोर्शन है, उसमें हीट पड़ रही होती है, सन की रेस बहुत ज्यादा पड़ रही होती है, इसी कारण से वहां पे समर सीजन होता है। इसी कारण से हमसे क्वेश्चन पूछा है ना, क्यों होता है? इसी रीजन से समर सीजन होता है। टेंशन नहीं, अभी समझाते हैं, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये बना लिया हमने, अर्थ बना लिए, ये हमने लिख दिया नॉर्थ पोल, ये हमने साउथ पोल लिख दिया। ये नॉर्थ है, इसको नहीं, इसको हटाऊंगी नहीं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे बनेगा। अब पहले सन भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सन बना लिए, चलो यहाँ पे सन बना लिया। ये सन बन गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन की बात हो रही ना। अब आप बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन कहाँ होगी? नॉर्थ साइड में होगी ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। और ये हमारी इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री की लाइन। ये जो हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री की लाइन है। ये जो लाइन जा रही है 0 डिग्री की इक्वेटर है। हमें बनाना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। किसकी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ अब क्या बोल रहे हैं? सन की रेज यहाँ पड़ रही है, ये पड़ रही सन की रेज नॉर्थ साइड में खूब पड़ रही है, ये देखिए। और यहाँ पर तो डायरेक्ट पड़ रही है, टॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में डायरेक्ट पड़ रही है। तो इसीलिए इसी कारण से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है क्या है? गर्म भरा है, समर होता है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे टिल्ट रहता है अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अर्थ टिल्टेड रहता है। किस तरफ हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सन की तरफ रहता है टिल्ट, मतलब झुका हुआ सन की तरफ रहता है। तो सन की रेस पड़ती है नॉर्दर्न साइड, ऊपर साइड। और ऊपर साइड कौन सा है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आया समझ में? आ गया ना? आगे बढ़े, चलो। यही रीजन है समर सीजन होने का। आगे बढ़ते। और ये कब होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये 21 जून में होता है। कब होता है? 21 जून में। ये ध्यान रखना, ये 21 जून में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलो। What is orbital plane and what is its importance? भाई ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो आइए देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन की इंपॉर्टेंस। द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ऐसा प्लेन जो ऑर्बिट फॉर्म करता है उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इमेजिनरी लाइन। देखो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, जो अर्थ एक्सिस है वो एक क्या है? वो एक इमेजिनरी लाइन है। जो एक्सिस है ना वो एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छी बात है।
मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन। वो क्या बनाते हैं, अर्थ के साथ, मतलब जो किसके साथ, ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक्सिस की जो लाइन है 66.5 डिग्री का प्लेन बनाती है। ड्यू टू अर्थ स्फेरिकल शेप ओनली वन पार्ट ऑफ रिसीव सनलाइट व्हाइल अदर हाफ रिमेन्स डार्क। इसीलिए ये तो चलो उसका शेप का है कि शेप का बता दी कि इसी कारण क्या होता है, सन को क्या मिलती है, मतलब जो सन की तरफ पोर्शन है उस तरफ डे होता है और दूसरी तरफ नाइट होता है। बट हम बात करेंगे ऑर्बिटल प्लेन की, इसके कारण इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी इसलिए इंपॉर्टेंस होती है कि क्या रहता है, थोड़ा सा अर्थ टिल्टेड है तो इसके कारण कौन सा डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ बनाता है, एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन के साथ मिलकर ऑर्बिटल की जो लाइन है, ऑर्बिटल प्लेन की जो लाइन है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पूछ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि अर्थ का जो स्पेरिकल शेप है, जो टेढ़ा है, टिल्टेड है, इसके कारण जो ऐसा शेप भी है, स्पेरिकल भी कह लीजिए, तो उसके कारण भी क्या होता है कि डे रिसीव होता है और हमें नाइट का अकरेंस होता है। आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए। Which are the important dates that receive direct sun rays on different parts of the earth? वो कौन सी important dates हैं जब क्या होता है अर्थ में, मतलब किसमें, अर्थ में सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। क्या लिखा है, विच आर द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग पार्ट्स में अर्थ के सन की रेस डायरेक्टली रिसीव होती है, वो डेट्स हमें बतानी है। तो इतनी सारी ये डेट्स है, 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हम इन्हें बना के डायग्राम समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो रिसीव करती हैं डायरेक्ट सन रेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। पहला हमसे बोला है 21 मार्च, इसका देखते हैं। इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, 21 मार्च की बात हो रही है, चल 21 मार्च के अकॉर्डिंग बना देते हैं। ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन, ठीक है। सन बनाना जरूरी है, सन तो सब जगह परमानेंटली रहना ही रहना है, क्योंकि सन का ही पूरा खेल है। देखा ना आपने, सन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आया समझ में, सन कितना जरूरी है। मैं सिर्फ डायग्राम की बात नहीं कर रही, रियल में सन जरूरी, तभी तो हम उसके डायग्राम बना रहे। अब क्या है, सन की रेस डायरेक्टली पड़ रही है, यही कह रहे हैं ना, डायरेक्ट रेस कब कब पड़ती है, कैसे कैसे रेस क्या क्या होता है, ये पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। और ये क्या है हमारा, ये नहीं भूलना है, ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर है, ये जो लाइन है हमारी इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। अब बोल रहे 21 मार्च को क्या होता है, इक्वेटर रिसीव करता है डायरेक्ट सनरेज, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। आया समझ में, क्यों है हम 21 मार्च की बात क्यों कर रहे हैं, 21 मार्च की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 21 मार्च को इक्वेटर पे जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है तो उसको क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है इक्विनॉक्स। क्या फॉर्म करता है, इक्विनॉक्स। क्या फॉर्म करता है, ये इसी की बात हो रही है, ऐसे बना दिया मैंने, ये इक्विनॉक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करती है चीज, इक्विनॉक्स, मतलब इक्वल, मतलब दोनों नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में बराबर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। आया समझ में, इसीलिए इस डेट की क्या है, इंपॉर्टेंस है। ये कब है, 21 मार्च। ऐसे एक और दिन भी होता है, पहले उस डेट को देख लेते हैं, वो कौन सी, दूसरी है 23 सितंबर। सेम फिनोमिना, ये वाला जो सेम फिनोमिना है, इक्वेटर पे डायरेक्ट जो सनरेज पड़ती है और इक्वल डे एंड नाइट होती है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो सेम फिनोमिना 21 मार्च को होता है और सेम होता है 23 सितंबर को। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर मानो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त ऑटम सीजन चल रहा होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस तरफ स्प्रिंग सीजन चल रहा हो। ऐसे ही अगर दूसरी डेट में, इन दोनों डेट्स में अगर एक जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर में इक्वेटर पे लाइन पड़ती है, उसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। बराबर डे एंड नाइट होती है होल अर्थ में। आया समझ में। अब ये दो डेट्स देखते हैं। अभी तो हमने इन दोनों को देखा, ये दोनों सेम ही काम आती है, बट सीजन का चेंज है, ऑटम स्प्रिंग का खेल है। अब इसको समझते, किसको, 21 जून को। इसका क्या रोल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज। इस टाइम पे क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उसमें डायरेक्ट सनरेज मिलती है। इसको मिटा दे, चलो सन को रहने देते हैं। ये हमने बना दिया अर्थ, 0 डिग्री की लाइन जो हमेशा ही रहेगी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये हमने बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, 23.5 डिग्री पे रहती है, 23.5 डिग्री पे रहती है। अब सन की रेस कैसे पड़ रही है, देखो ये पड़ रही डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है ना, इस एरिया में पड़ रही है। ये सन है, सन की रेस ये दिखेगा नहीं,
समझ में आ रहा है, डायरेक्ट पड़ रही है नॉर्थ साइड में, तो ये क्या होता है, ये कब होता है, ये अकर होता है 21, ये चीज अकर होती है 21 जून को, 21 जून को ये चीज होती है। कौन सी चीज होती है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की जो है डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो तब क्या हो जाता है, तब कुछ होता है, क्योंकि इस टाइम पे समर सीजन हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम विंटर जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं, याद आ रहा है। तो 21 जून इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है और गरम सीजन रहता है। आया समझ में। सेम विद द 22 दिसंबर, ये हमने समझ लिया। अब 22 दिसंबर को ये चीज अपोजिट होती है, अब क्या रोल हो गया, चलो देखते हैं। ये हमने बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर यहाँ पहुंच गया, ये हमारा सदर्न पहुंच गया। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन भी बना देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सनरेज यहाँ पड़ रही है, दिख रहा है आपको सनरेज पड़ रही है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। अब सनरेज जब कब पड़ रहा है, सबसे पहले डेट देख लो, ये हो रहा है 22 दिसंबर में ये वाला फिनोमिना हो रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज। इस टाइम पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेज होती है। तो अब समझ में आया कि अलग अलग पोर्शन में, चाहे इक्वेटर हो रहा हो, चाहे नॉर्थ पोल साइड हो रहा हो, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा हो, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा हो, सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा हो, या इक्वेटर पे हो रहा हो, सन की रेस पड़ रही है अलग अलग जगहों पे। तो वही हम फिनोमिना पूरा समझा कि क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता होनी चाहिए। पहली डेट फिर से देख लेते हैं, 21 मार्च को क्या होता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है, हाँ जी हमने समझ लिया। इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स मैं लिख देती हूँ किस किस डेट पे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, अलग अलग कलर से लिखूंगी आपको समझ में आएगा। देन जब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है समर सीजन, गर्मी, जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या चल रही होती है, उस टाइम पे चल रही होती है ठंडी। तो इसको क्या बोलते हैं, समर, यहाँ पे समर होता है। देन इस पे क्या होता है, ये भी इक्विनॉक्स है, ये भी इक्विनॉक्स है। 23 सितंबर में भी क्या होता है, इक्विनॉक्स। समर सॉल्स्टिस एस लिख देती हूं, समझ में आ जाएगा आपको। सेम यहाँ पे अब बोला है 22 दिसंबर में क्या हो रहा है, उस टाइम पे हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही, तो उसको क्या बोलते हैं हम, विंटर सॉल्स्टिस। याद आ रहा है अब क्यों बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, क्योंकि उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है, जस्ट अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे ठंडी हो रही होती है। हमने अगर याद है आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एमसीक्यू सॉल्व करे थे, तो उसमें क्वेश्चन आया था ना कि अगर जो क्या है, क्रिसमस है, क्रिसमस कब आता है, क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ ना। तो अगर ऊपर साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो लोग हैं वो मना रहे हैं क्रिसमस ठंड में, हम बोलते हैं ना क्रिसमस ठंड में आता है, बट जो सदर्न हेमिस्फीयर के लोग होते हैं ना, वो गर्मी हो रही होती है, तो उनका क्रिसमस गर्मियों में आता है। क्योंकि हमारी तरफ, यहाँ पे हमारी तरफ क्या होता है, उस तरफ समर चल रहा होता है नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल साइड क्या होती है, गर्मी चल रही होती। तो यानी 25 दिसंबर जब यहाँ मनाया जाता है ना, तो बढ़िया ठंड का मौसम होता है, बढ़िया ठंडा लगता है। बट उस टाइम पे जस्ट अपोजिट यहाँ की जो भी कंट्री कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे रहेंगे ना सदर्न हेमिस्फीयर में, उस तरफ समर हो रहा होगा, तो वो लोग बेचारे गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। आ गया समझ में, जस्ट अपोजिट होती है ना चीजें। तो ये क्या है, हमारी 4 इंपॉर्टेंट डेट्स है, और बाकी ये 2 तो इक्विनॉक्स की है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हमें समझाना है, जस्ट हमने चीजों को समझा। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब डायरेक्ट सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वल डे एंड नाइट होता है पूरे अर्थ में, वो इक्विनॉक्स होता है। दो इंपॉर्टेंट डेट होती है, कौन सी होती है 2 इंपॉर्टेंट डेट, हमने देखा था 21 मार्च, दूसरी 23 सितंबर। सही बोल रही हूँ ना, यही है हमारा इक्विनॉक्स का, और चीजें इसके अंदर समझते हैं तो आपको पता चलेगा। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इन्होंने भी वही लिखा कि जब डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की इक्वेटर पे 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो वो क्या हो जाता है, इक्विनॉक्स। द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। पूरी जो पृथ्वी है ना, पूरा जो हमारा अर्थ है प्यारा प्यारा सा, वो इक्वल डे और इक्वल नाइट्स भाई अकर होती है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती, सब कुछ बढ़िया बराबर से चलता है। बिकॉज नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। क्योंकि कोई भी पोल चाहे नॉर्थ पोल साइड हो चाहे साउथ पोल हो, अर्थ की मतलब सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता, बिल्कुल बराबर होता है। मतलब ऐसे सीधे है, कोई भी
इस तरफ नहीं, सन की तरफ, दोनों पे, मतलब बीच में इक्वेटर पे पड़ रही है रोशनी, ठीक है, पड़ने दो, बराबर सनलाइट आ रही है, बराबर डे और बराबर नाइट हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। कब होता है ये? होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। आ गया समझ में अच्छे से? अब लाइक कर दो फटाफट से, आप लोगों ने काफी देर से क्या करा है, लाइक नहीं करा है, भूल जा रहे हो आप लोग। अब हमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच का क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें कुछ है, फर्स्ट 1 से 4 कुछ डिफरेंस है, समझते हैं। पहले रोटेशन देखते हैं, दिख रहा है आपको सब? मैं हट जाती हूँ साइड में, भूल के देख के पढ़ाती हूँ। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन वो होता है जब अर्थ मूव करता है। रोटेशन ऑफ अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ मूव करता है अपने एक्सिस पे, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। जी हाँ, हमें समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन होता है जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है। कैसे? ये वाला, ये सन है, ये सन है मेरा हैंड, और ये पेन क्या है? अर्थ है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। आया समझ में? रोटेशन अपनी जगह पे, जब ये अपनी जगह पे, जब ये पेन ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये रोटेशन हो जाएगा। जब ये पेन अपनी जगह पे घूमते घूमते साथ में सन के आसपास भी घूमेगा तो ये रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में चलते हैं। रोटेशन टेक्स अराउंड 24 आवर्स। रोटेशन ऐसे अपनी जगह पे घूमने में अर्थ कितना टाइम लगा रहा है? 24 आवर्स, यानी 1 डे। कितना टाइम लगा रहा है? 24 आवर्स, पता है जी हमें। रिवॉल्यूशन टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। रिवॉल्यूशन ऐसा वाला ये ले रहा है 365 डेज या और 6 आवर्स, मतलब 1 ईयर। डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। हाँ, हमने देखा था जब क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है तो डे और नाइट होता है, क्योंकि सन के आसपास दोनों, ये वाला पार्ट भी आता है, फिर दूसरी बार ये वाला पार्ट भी आता है रोटेशन के टाइम। चलिए, डे एंड नाइट हो रहा है। और रिवॉल्यूशन में क्या होता है? सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। बट जब अर्थ रिवॉल्व करता है तब क्या होता है? तब सीजन चेंज होता है, मौसम बदलते हैं, ठीक है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। अर्थ किस में रोटेट करता है? अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, मतलब अपनी ऐसे जगह पे रोटेट करेगा, जो कि क्या है? क्लियरली कहा गया है, एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। ये याद रखना, ये मत भूलना कि कौन सी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब रिवॉल्यूशन का देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन क्या है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। कौन से पाथ में? एक ऑर्बिटल पाथ है ना, जिसका कौन सा क्या नाम है? इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं उसको? इलिप्टिकल पाथ। क्या आया ये समझ में? आ गया ये समझ में? डिफरेंस अच्छे से देख लो, चलो देख लो, डिफरेंस अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो, नहीं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। डिफरेंस ले लिया, लाइक भी कर दिया, कमेंट भी कर दिया कि हाँ मैम डन। चल आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द समर सॉल्स्टिस एंड द विंटर सॉल्स्टिस। समर और विंटर सॉल्स्टिस में हमें डिफरेंस देखना है, तो आइए इनका डिफरेंस देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द समर सॉल्स्टिस एंड द विंटर सॉल्स्टिस इज एज फॉलोज। समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन 21 जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भाई क्या है, क्या बोल रहे हैं? In the northern hemisphere, the longest day and the shortest night occur on 21 जून। 21 जून को लंबी दिन होते और बहुत छोटी नाइट होती 21 जून को, ठीक है। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये मैं बना देती हूँ, इक्वेटर की लाइन है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ग्रीन से मैं बना देती हूँ। चलो, ये जो ग्रीन कलर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सन की रेज यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़ रही होती है। इस एरिया में सन की रेज पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है भाई, पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, नेचर का वो है वो। तो ऑल दीज कंडीशंस आर ऑपोजिट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज कॉल्ड विंटर देयर। अब क्या होता है? जस्ट अपोजिट कंडीशन कहाँ चल रही होती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। लिखा है ना, ऑल दीज कंडीशंस आर अपोजिट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज विंटर देयर। और वहां पे होती है क्या? ठंडी, बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल। और अपने यहाँ हो रही होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही होती है गर्मी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो इक्वेटर के अबव वाले एरिया में पड़ रही है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और उस टाइम पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे हमने बोला ना, क्या बोला कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून को होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट उस टाइम पे जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होता है? नाइट लंबी होती है, मतलब रात क्या होती है? नाइट लंबी होती है और जो दिन है वो छोटे होते हैं। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। और इसी फिनोमिना को, इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं अर्थ की? हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। क्या आपको समर सॉल्स्टिस समझ में आ गया है? आ गया ना? आगे बढ़े। कई बार हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे कोई नीड नहीं, जस्ट हमने अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में इनको बहुत अच्छे से समझा है। आ गया ना? आगे बढ़े, चलिए
नाउ विंटर सॉल्स्टिस, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना देते ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री की, चलो सीधे में ही बना देते हैं। ये इक्वेटर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ मिलेगा हमको सदर्न एरिया में। ये साउथ पोल है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये है हमारा इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसमें सन की रेज, ये सन है, ये सन है, सन की रेज ऐसे ऐसे पड़ रही है डायरेक्ट इस एरिया में। ये सन है, मैंने छोटा बना दिया, आप बड़ा जैसा इमेजिन करना। ऐसे सन है तो सन की रेज ऐसे लिख देती हूँ, डायरेक्ट पड़ रही है। तो यही बोल रहे हैं कि द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ साउथ पोल टुवर्ड्स द सन ऑन 22 दिसंबर। ये कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। जैसे वो था 21 जून को, तो ये चीज होती है 22 दिसंबर को, जब साउथ पोल, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो ये वाला पोल है, सन की तरफ इसका फेस होता है। ये अभी मैं टिल्ट नहीं किया है, जस्ट आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया है कि सन की तरफ टिल्ट होता है। तब क्या होता है? द वर्टिकली फॉलिंग सन रेज एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तब क्या होता है भाई? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ना, यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही होती है। चलिए ठीक है। प्रोवाइड हीट टू अ लार्जर पोर्शन ऑफ इट, मतलब लार्ज पोर्शन में, मतलब जो वर्टिकली जो डायरेक्ट पड़ रही है, वर्टिकल मतलब हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हमें ऐसे में मतलब ऐसे लंबे में जो सीधे सीधे लाइन आ रही होती है, सन की रेज पड़ रही होती है वर्टिकली, तो क्या होता है? हीट हो रही होती है। इस टाइम पे हीट मिलती है लार्जर पोर्शन में, तो इसीलिए इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए भाई सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मी होती है। समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टिस। जस्ट अपोजिट, यही समझ लीजिए, अगर वहां रात चल रही तो यहाँ दिन चलेगा, यहाँ दिन रात चल रही तो वहां दिन चलेगा। अगर वहां नॉर्थ में ठंडी चल रही है तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी चलेगी। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी चल रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी चलेगी। अपोजिट चलते हैं, बोलते हैं हम साथ में नहीं करेंगे कोई भी काम। बस कब करते हैं? इक्विनॉक्स के टाइम। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर में, जब इक्वल डे एंड नाइट होता है, क्योंकि भाई सन कहता है कि नहीं नहीं, मैं 1-2 दिन तो मैं ऐसे लाऊंगा जब तुम्हें भाइयों को बराबर की चीजें मिले, बराबर का हिस्सा मिले। हाउ आर सीजन्स चेंज्ड ऑन दी अर्थ? अर्थ में सीजनल चेंज कैसे होते हैं? क्या रोटेशन के कारण होते हैं या रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं? हमने देखा था, ये हमारा अर्थ है, सन के पास ये मेरा पेन है, ये अर्थ है, तो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसके कारण सीजन चेंज हो रहे हैं। सीजन कौन से आ रहे हैं? ठंडी का सीजन आ रहा है, विंटर, समर, ऑटम और रेनी, और कौन सा? स्प्रिंग सीजन। ये सारे सीजन आ रहे हैं। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। The seasons are changed on the earth because of the inclination of the earth axis in a fixed direction. ठीक है? और क्या है? And due to change in the position of the earth around the sun. अब क्या है भाई? मैंने बोला ना आपसे, क्या बोला मैंने आपसे? देखो, the season are changed on the earth because of the inclination of the earth axis in a fixed direction. अर्थ क्या है? ये ध्यान रखना, टिल्टेड है अर्थ, थोड़ा सा झुका हुआ है, टेढ़ा है। ये मत सोचना बिल्कुल सीधा है, वो तो हम डायग्राम से बनाते हैं, बट हमने टिल्टेड भी बनाया ना, तभी हम देखते हैं नॉर्थ पोल ऐसे, साउथ पोल ऐसे जा रहा है। तो जो सीजन चेंज होता है अर्थ में बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है ना, वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। चलिए ठीक है, नेचर है, क्या कर सकते हैं हम? तो जाके सीधा नहीं कर सकते। क्या जाके स्पेस में आप सीधा करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में अर्थ क्या इंक्लाइंड है, ठीक है भाई। एंड ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब क्या होता है? अर्थ की पोजीशन क्या होता है? चेंज होती रहती सन की। सन के आसपास अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करता है, कभी झुकता है, कभी ऐसा होता है ना। हमने देखा था ना, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस में क्या हमने देखा नहीं था? कभी नॉर्थ पोल टिल्ट होता है, कभी साउथ पोल टिल्ट होता है, इस तरीके का हमने देखा था। हाँ जी देखा था। तो सीजनल चेंज हुआ था, विंटर, समर, और फिर इक्विनॉक्स भी होता है, तो ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, इस टाइप का। तो ये क्या है? ये सीजनल चेंज है, क्योंकि अर्थ सन के आसपास भी घूम रहा है। On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. These areas receives more heat because the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer. ये वही है जो जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। ये कहना चाह रहे हैं कि 21 जून को क्या होता है? जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन की रेस पड़ती है और गरम गरम मौसम होता है, हीट वाला मौसम होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सन। अब ये वाला भी वही है कि जब सदर्न पोल, जो साउथ वाला पोल किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो डायरेक्ट रेस पड़ती है। तब क्या होता है? तब यहाँ पे समर होता है और ऊपर विंटर हो रहा होता है। तो इस टाइप की क्या होती है? चेंजेस होती है। ये होता है 22 दिसंबर में, ये होता है 21 जून में। आया समझ में? चल,
द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस ऑटम सीजन। अब इक्विनॉक्स की बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम सीजन चल रहा होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है 23 दिसंबर को, और 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन अगर नदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ऑटम सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी कॉमेंट में बताओ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमने देखा था चीजें अपोजिट चलती है। तो हमसे क्या पूछा था, सीजनल चेंज क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के आसपास, पूरा एरिया में रिवॉल्व करता है, तो सीजनल चेंजेस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा, आपने आंसर भी किए होंगे, तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बड़े ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्या नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।